शिल्पा बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके पिता को टीबी की बीमारी थी। वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे और अक्सर बिस्तर पर ही पड़े रहते। तो वहीं उनकी बेटी शिल्पा सारा दिन बस उनकी सेवा में लगी रहती। बाबा, ये दवाई खा लो, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये दवाई मैं अपने गांव के व्यक्ति से लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तुझ पर बोझ बना हुआ हूँ। काश कि मैं मर जाता तो तेरे ऊपर से ये बोझ हमेशा के लिए हट जाता। ना मैं मर रहा हूँ और ना तेरा ये बोझ तेरे सर पर से हट रहा है। बाबा, ऐसा मत बोलिए। आपने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है आपने। जितना आज तक मैंने तेरे लिए नहीं किया, उससे 2 गुना तो तूने मेरे लिए कर दिया है। तू स्कूल भी जाती है और अपनी पढ़ाई को भी संभालती है और सुबह सुबह उठकर अखबार भी बेचती है ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। बेटी, तू ही है मेरा एक सहारा और मैं हूँ कि तेरे ऊपर बोझ बन रखा हूँ। बाबा, आपकी बीमारी ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है, वरना मैं भी बाकी लड़कियों की तरह या तो गुड्डे गुड़िया से खेल रही होती या फिर इधर उधर चुगलियां कर रही होती। लगता है अखबार पढ़ पढ़कर बहुत बोलना सीख गई है तू। चल ठीक है, ला मुझे मेरी दवाई दे दे, मैं खा लेता हूँ। हरिया दवाई खाकर जल्दी पानी पीता है और उसे बहुत तेज खांसी होने लगती है। अपने पिता को खांसता देखकर शिल्पा उसकी बहुत सेवा करती है, उसके पैर दबाती है, जिसे थोड़ी ही देर में हरिया को नींद आ जाती है। अपने पिता को सोता देखकर अब शिल्पा भी जल्दी सो जाती है। अगली सुबह वो अपने बाबा की साइकिल को चलाते हुए अखबार बेचने के लिए निकल जाती है। जमींदार जी को अखबार दे दिया, साहूकार जी को भी अखबार दे दिया और कुमार के घर भी अखबार दे दिया। मैंने दुगनी रफ्तार में साइकिल चलाकर सब जगह अखबार बांट दिए हैं। अब थोड़ी देर बैठकर अखबार पढ़ लेती हूँ, फिर घर जाकर कपड़े बदलकर स्कूल के लिए भी निकल जाऊंगी। अब शिल्पा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अखबार पढ़ने लगती है। अखबार पढ़ते हुए उसने खुद से कहा, हमारे देश में प्रजातंत्र है, फिर भी कितने अपराध हो रहे हैं। इसके लिए तो कोई कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिल्पा ऐसे ही पूरे अखबार को अच्छे से पढ़ती है और सारा अखबार याद कर लेती है। उसे अखबार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाती है, जिसे देखकर उसकी टीचर कहती है, शिल्पा, ये क्या, आज तुम फिर से स्कूल लेट आई हो? बेटा, तुम्हें पता है ना, स्कूल लेट नहीं आते। माफ करना टीचर जी, आज अखबार बांटने में समय लग गया था और आते हुए मेरी साइकिल एक जगह गिर भी गई थी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ शिल्पा, लेकिन तुम्हें पता है ना, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। वो तुम्हें देख के ना वो भी लेट आएंगे और फिर उनकी संगत भी खराब होगी। हाँ टीचर, अरे शिल्पा की ड्रेस देखो कितनी गंदी है। हाँ, और जब मैं गंदी ड्रेस पहन कर आता हूँ तो मुझे मुर्गा बनाती हो। पिछली बार मुझे लगा आप मुर्गा खिलाओगी, लेकिन आपने तो मुझे ही मुर्गा बना दिया। इसको भी मुर्गा बनाओ, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगा। ठीक है शिल्पा, तो आज तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा। जाओ, क्लास के बाहर जाके ना मुर्गा बन जाओ। टीचर अब बच्चों के कहने पर शिल्पा को सजा दे देती है और 1 घंटे के लिए उसे मुर्गा बनने के लिए कहती है, जिससे शिल्पा के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। शाम को आकर वो अपने बाबा की सेवा करती है। आज तो खाने के लिए ज्यादा खाना भी नहीं बचा था, बस थोड़ा ही खाना था, जिसे मैंने पानी के साथ खा लिया, पर मेरी भूख नहीं मिटी। हाँ, एक काम करती हूँ, जल्दी से सो जाती हूँ ताकि मुझे भूख ही ना लगे। इस तरह शिल्पा सोने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों के दर्द की वजह से उसे नींद नहीं आती। अगले दिन वो अखबार बांटने नहीं जा पाती। कई लोगों को अखबार नहीं मिलता। अगले 2 दिन बाद शिल्पा अखबार बांटने तो जाती है, लेकिन एक औरत उससे कहती है, ए लड़की, हमने तुझ पे एहसान करके तुझसे अखबार लेना शुरू किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू रोज के नाटक शुरू कर देगी। अगर अभी तुझसे अखबार लेना बंद नहीं किया ना, तो हर रोज आकर नए नए दुख रोएगी हमारे आगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। आप लोगों के घर अखबार बेचकर ही तो मेरा गुजारा होता है। मेरे बाबा बीमार है, अगर आप लोग ही अखबार नहीं खरीदोगे तो मुझ जैसी गरीब का क्या होगा। अपनी मजबूरी का रोना कहीं और जाके रोइयो। मुझे और मेरे पति को सुबह अखबार पढ़ने की आदत है। अगर तू अखबार नहीं बेच सकती तो चली जा यहाँ से, हम किसी और अखबार वाली को लगवा लेंगे। वो औरत अब शिल्पा को धुतकार कर भगा देती है और अपने दोस्तों को भी बोल देती है कि वो शिल्पा से अखबार ना ले। ये बातें सुनकर शिल्पा बहुत उदास होती है। एक दिन उसकी टीचर उसे उदास देखकर कहती है, क्या बात है शिल्पा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ, क्या हुआ बेटा? टीचर जी, 1-2 दिन देरी से अखबार देने पहुंची थी मैं कई लोगों के घर, तो उन लोगों ने मुझसे अखबार लेना ही बंद कर दिया।
अब मैं अपने बाबा की दवाई, हमारे घर का खाना पीना और मेरी शिक्षा का खर्चा कैसे उठा पाऊंगी? ये सुनने के बाद टीचर को एक ख्याल आता है। टीचर मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहती है, शिल्पा बेटा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। हमारे स्कूल में ना एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसे मेधावी की प्रतियोगिता कहते हैं, और जो इस प्रतियोगिता में अच्छे अंक लाते हैं ना, उनकी शिक्षा का सारा खर्चा ना सरकार उठाती है, और तो और उनको अच्छा इनाम भी दिया जाता है। पर टीचर जी, उसमें कैसे नाम लिखवा सकती हूँ मैं? मैं जानती हूँ शिल्पा कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हो, और तुम्हें तो आदत है सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ने की। उसमें ज्यादातर सवाल ना राजनीति और लोकतंत्र, इन्हीं सब से जुड़े हुए ना आते रहते हैं। अगर तुम वो अखबार पढ़ती रहोगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है तुम परीक्षा दोगी और उसमें ना बहुत अच्छे अंक आएंगे तुम्हारे। टीचर जी, आप मेरा नाम उस परीक्षा में लिखवा दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। शिल्पा की टीचर भी उसका साथ देती है। उसका नाम उस परीक्षा में लिखवा देती है। शिल्पा भी अब उसके पास जो थोड़े बहुत अखबार बचे थे, उन्हीं को घरों में बांट दिया करती। साथ ही वो पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया करती। मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है। तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी मेरी बेटी। सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। बाबा, अगर मैं इस परीक्षा को पास करूँगी ना, तो मुझे सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी, जिससे हमारे पैसे बचेंगे, और जो पैसे मुझे सरकार की तरफ से मिलेंगे उससे मैं कोई छोटा मोटा ठेला लगा लूंगी, ताकि मैं आपका ध्यान भी रख सकूं और अपना काम भी कर सकूं। यूं ही दिन गुजरते हैं और शिल्पा की परीक्षा का दिन आता है। शिल्पा बहुत मेहनत से परीक्षा देती है और कुछ ही समय बाद रिजल्ट भी आ जाता है। टीचर सभी के सामने रिजल्ट को सुनाते हुए कहती है, तुम लोग मुझसे कहते थे ना कि मैं क्यों शिल्पा की इतनी मदद करती रहती हूँ और उसको सजा भी नहीं देती, तो उसका कारण है उसकी गरीबी। मैंने उसको देखा है कि वो अखबार बांटती है और अपने पिता का साथ देती है, और उसने इस परीक्षा में ना पहला स्थान प्राप्त किया है। उसे सरकार की तरफ से 25,000 का इनाम और 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का लाभ मिला है। सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। जो बच्चे शिल्पा से चिढ़ते थे, उन सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। धन्यवाद टीचर जी, अगर आप नहीं होती तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरे जल्दी जाकर अखबार बांटने की आदत ने भी, क्योंकि उसी की वजह से मुझे अखबार पढ़ने की आदत पड़ी है। तो आप लोगों से यही कहूँगी, जो खबरें आप टीवी पर देखते हो, इससे अच्छा तो अखबार में पढ़ा करो, ताकि वो चीज आपके दिमाग में रह सके और आप उसको याद कर सको। सभी बच्चे फिर से तालियां बजाते हैं और कई बच्चे जो शिल्पा से चिढ़ा करते थे, वो उससे माफी मांगते हैं। शिल्पा घर आकर ये बात हरिया को बताती है। हरिया बहुत खुश होता है। मुझे तुझ पर नाज है मेरी बच्ची। जुग जुग जी, और ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन कर। बाबा, अब मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी, और इसी के साथ हम छोटा सा चाय का ठेला अपने घर के बाहर लगा देंगे, जहाँ पर हम अखबार भी रखा करेंगे। जिसका भी अखबार पढ़ने का मन होगा वो हमसे खरीद कर पढ़ लेगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने घर रहकर तो अखबार बेच ही सकता हूँ ना। अब से चाय बनाकर ग्राहकों को मैं दे दिया करूँगा और अखबार भी बेच दिया करूँगा। हाँ बाबा, लेकिन वो कोर्स खत्म होने तक आप किसी भी ग्राहक को कुछ नहीं बेचोगे, क्योंकि टीवी की बीमारी में ना लोगों से संपर्क बनाने में बचना चाहिए। ठीक है मेरी बच्ची, जब इतने दुखों के दिन देखे हैं तो कुछ दिन और सही, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे सर के गमों के काले बादल छट जाएंगे और फिर खुशियाँ की पहली सुनहरी किरण हमें देखने को मिलेगी। माँ जब जिंदा थी ना बाबा, तब वो यही कहती थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो ना, हमारी कोशिश भी रंग लाई और सब कुछ ठीक हो गया है। शिल्पा बहुत समझदार थी। वो अपने फायदे के साथ दूसरों की जागरूकता के बारे में भी सोचती थी। ऐसे 1 महीने बाद हरिया का टीबी का कोर्स भी खत्म हो जाता है और उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। गांव के बच्चे अब उससे भी सामान्य जीवन जीने के लिए कह देते हैं और शिल्पा, जो कि सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटा करती थी, वो ऐसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही और अपने जीवन में सफलता हासिल करती है। चावल खाने की शौकीन रूही सुबह सवेरे कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर कमरे से बाहर आकर अपनी माँ मालती से कहती है, माँ जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। मालती नाश्ते की प्लेट लिए हुए रूही के पास आकर कहती है, ये ले गर्मा गर्म पराठे, खा ले। पराठे क्यों? मुझे चावल खाने हैं।
फिर से चावल? रात में ही तो छोले चावल खाए थे। इन पराठों को बनाने में मेहनत लगती है, चुपचाप खा ले। अभी चावल नहीं मिलने वाले। माँ, किसने कहा था आपसे इतनी मेहनत मजदूरी करने को? बताओ। आपको पता है ना कि चावल खाए बिना मेरा पेट ही नहीं भरता। जाओ आप जल्दी से मेरे लिए चावल बनाओ। अभी तो गला फाड़ रही थी कि कॉलेज के लिए देरी हो रही है, अब चावल ठूसने के लिए तो नहीं हो रही तू लेट। माँ, पहले पेट पूछा फिर काम दूजा। 5 मिनट में मेरे लिए चावल बन जाएंगे। अब जल्दी से कुकर में सीटी लगा दो और मेरे लिए गर्मा गर्म चावल ले आओ। रूही की जिद के कारण मालती को दोबारा मेहनत करते हुए चावल बनाने ही पड़ते हैं। और जैसे ही रूही कुछ देर में टेबल पर अपने पसंदीदा चावल देखती है तो वो कहती है, ये हुई ना बात, अब मेरे पेट की भूख शांत होगी। ना जाने इस लड़की को चावल की कितनी ज्यादा भूख है। ऐसा भी क्या है इस चावल में जो इसके आगे तुझे रोटी नहीं भाती? सब कुछ माँ, इसके सफेद सफेद मोतिया जैसे दाने, इस बासमती चावल की खुशबू और इसका स्वाद, वाह वाह। अब आप ही बताओ, कोई रोटी पराठा मेरे चावल की कमी पूरी कर सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बस कर मेरी चावल की दुकान, चुपचाप खा और निकल। खाना खत्म करते हुए रूही जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर उसको आता देखकर उसका दोस्त मोहित कहता है, वो देख, आ गई चावल। रूही खुश होकर दोनों के पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग गाइस। आ गई चावल। अबे ढक्कन, याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तेरी? चावल नहीं, रूही नाम है मेरा। चावल ठूसने वाले को चावल ही बुलाते हैं। चावल खा खाकर शक्ल भी चावल जैसी हो गई है तेरी, और हुलिया भी पूरा चावलों जैसे ही रखा है तूने। ओए कविता, समझा ले इस मोहित को। अगर मेरा एक हाथ पड़ गया ना तो उठेगा नहीं, ये उठ ही जाएगा फिर। सच्ची तो कह रहा है वो। और तू ये क्या कड़ी चावल बनकर फिर रही है? और कोई कलर का ड्रेस नहीं मिला क्या तुझे पहनने के लिए? क्यों, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? तेरा ये येलो व्हाइट ड्रेस कड़ी चावल के जैसा लग रहा है। अबे तूने स्कूल में वो जोक तो सुना ही होगा ना। कौन सा बे? अबे यही वाला यार, डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी और मुंह में चावल। ये तेरे लिए ही बना था। ओए चश्मिश, अब तूने अगर चावल के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। फिर तुझे पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में नमकीन चावल दिखेंगे, समझा तू? रूही की शादी अभय नाम की लड़की से हो जाती है, जहाँ उसकी सास भारती उससे कहती है, बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई है। मुझे तुझसे बहुत आशा है, तू इस घर को खुशियों से भरना। जी सासू माँ। शादी की रात अभय कमरे में आकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही थी और शादी का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और खाना भी लाजवाब था। हाँ हाँ, सबसे शानदार तो बासमती चावल थे और वो पुलाव तो लाजवाब थे बिल्कुल। अरे सारी तारीफ चावल की करूँगी क्या? शाही पनीर और बाकी की सब्जियां भी कितनी अच्छी थी। हाँ वो भी अच्छा था, पर खाने में चावल होना सबसे जरूरी होता है। चावल के बिना खाना अधूरा रहता है। मुझे तो चावल खाना बहुत पसंद है, बिना चावल के तो मेरा पेट ही नहीं भरता। तुम्हें चावल इतने पसंद है क्या? तभी तुम चावल की तारीफ के पुल बांध रही हो। हाँ बिल्कुल, बिना चावल के तो खाना ही नहीं होता कोई। तुम लड़कियों का भी ना अजीब ही है। क्योंकि जो मजा और जो स्वाद चावल खाने में है वो रोटी खाने में नहीं है। और हम लड़कियां तो ये सोचकर ही खुशी से उछल पड़ती हैं और रोटी नहीं बेलनी पड़ेगी। रूही सारा काम काज खत्म करते हुए किचन में आकर खाने की तैयारी करते हुए कड़ी चावल बनाने में लगती है, जिसमें कुछ ही पल में भारती किचन में आकर बोलती है, अरे वाह बहू, बड़ी सवेरे उठ गई और क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? माँ जी, मैं कड़ी चावल बना रही हूँ। क्या कड़ी चावल? अरे आज तेरी पहली रसोई है बहू। रसोई में मीठा बनाने से शुरुआत करते हैं, पर तूने तो तीखे से कर दी। इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की? अगर माँ जी को बताए कि मुझे जोरों से भूख लग गई है तो माँ जी मुझे भुक्कड़, पेटू और ना जाने कितने नाम दे देंगी। अरे बहू, क्या सोचने लगी? अरे कुछ भी तो नहीं। वो क्या है ना माँ जी, अभी अभय जी को कड़ी चावल खाने का बहुत मन था, इसलिए मैंने बस बना दिए। अभय, ये कब से चावल खाने लग गया? सुबह में तो ये रोटी खाता है और आज इसने पहली बार चावल की फरमाइश कैसे कर दी? खैर कोई नहीं, बना ले। पति को ढाल बनाकर रूही अपना बचाव कर लेती है। कुछ देर में सभी एक साथ खाना खाते हैं और भारती कहती है, वाह बहू, कड़ी चावल तो बड़े लाजवाब बनाए हैं तूने। शुक्रिया माँ जी। समय बीतता है, पर रूही दिन रात खाने में सिर्फ चावल ही बनाया करती थी और हर रोज चावल खाने से उबकर उसकी सास भारती बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम रूही भारती के पास आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं? मुझसे क्या पूछ रही है बहू? जा, आज भी दाल भात चोखा बना ले। माँ जी, आप उखड़ी उखड़ी सी क्यों लग रही हैं? आपको भूख लगी है क्या?
इसलिए आप चिड़चिड़ सी हो रही हैं। मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी दाल चावल लेके आती हूँ। यहीं रुक जा, खबरदार जो चावलों का नाम लिया तो। अरे दिन भर फोन में आंखें गड़ाए रखते हैं, कभी कुछ और रेसिपी देख लिया कर। रोज रोज चावल खिलाकर एहसान मत किया कर। फीके चावल खा खा कर शरीर में सुस्ती छा गई है, कुछ और भी ट्राई कर ले। माँ जी, मैं समझ गई। आधी अधूरी जानकारी के साथ रूही किचन में आकर वेज बिरयानी बनाकर टेबल पर लाती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाइए। फिर से चावल? हे भगवान, आखिर कब इस चावल से छुटकारा मिलेगा? ये क्या है बहू? माँ जी, ये वेज बिरयानी है। आपने कहा था ना कि आपको उबले चावल से मन भर गया है, इसलिए मैंने चटपटा स्लेहा राइस बना दिया है तो चावल ही ना। अरे आलसी नकारी, रोटी की शक्ल देखे महीना भर हो गया। दिन रात चावल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। जो ताकत रोटी से मिलती है वो चावल से नहीं मिलती। पर माँ जी, मुझे रोटी बिल्कुल भी नहीं भाती। पर हमें तो रोटी खाने की आदत है ना रूही। हम जानते हैं कि तुम्हें चावल खाना बहुत पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पसंद को हम अपनी पसंद बना लें। इस चावल से पेट भरता है क्या? एक महीने में 50 किलो चावल की खपत हो चुकी है, पर आटे की थैली अभी भी किचन के कोने में पड़ी पड़ी मुंह देख रही है। थोड़ा बहुत रहम उस पर भी कर ले। 10 किलो की थैली टस से मस नहीं हुई। वो थैली हमारे खाने के लिए मंगवाया है, कीड़ों के खाने के लिए नहीं। कल से रोटी बनाने का कष्ट कर लियो। ठीक है माँ जी, कल से मैं आप दोनों के लिए रोटियाँ बना दूंगी। हमारे लिए मतलब? मैं तो चावल खाने की आदी हो गई हूँ। बिना चावल खाए मेरा गुजारा ही नहीं होता है। मुझे खाने में रोटी मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चावल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अरे हम कौन सा तेरे चावल खाने पर सदा सर्वदा के लिए रोक लगा रहे हैं। सुबह रोटी बना ले और शाम को चावल बना ले, ऐसे खान पान सही रहेगा। सेहत के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। भारती का सुझाव रूही को सहमत कर देता है, जिसके बाद वो दिन में रोटी बनाया करती। पर जरूरत से ज्यादा चावल खाने की बुरी लत के कारण वो दिन में आधा अधूरा खाना खाती है और रात को जरूरत से ज्यादा चावल खाया करती। गुजरते वक्त के साथ लगातार चावल खाने के कारण उसकी सास बोलती है, बहू क्या बात है, आजकल तुझे इतनी सुस्ती क्यों छा रही है? पता नहीं माँ जी, नींद आ रही है और मन भी भारी भारी सा हो रहा है। ये तो होगा ही बहू। अब तेरी दिन रात चावल खाने की आदत तो छूटने से रही। ज्यादा चावल शरीर में सुस्ती लाता है, गैस की समस्या बढ़ाता है और रोटी के मुकाबले चावल जल्दी पच भी जाता है। इसी कारण तुझे बार बार भूख लग रही है। माँ जी, मैं क्या करूँ, चाह कर भी मैं अपने चावल खाने की आदत कम नहीं कर पा रही हूँ। रोटी का निवाला जल्दी से मेरे गले से उतरता ही नहीं है। बहू एक तरकीब है, तुझसे चावल नहीं छूट रहा क्योंकि तेरे जुबान को चावल का बुरा चस्का लग गया है। तू चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू कर। जब धीरे धीरे तुझे चावल के आटे की रोटियां भाने लगेगी तो तुझे गेहूं की रोटियां भी खुद ब खुद अच्छी लगने लगेगी। ये सही कहा आपने सासू माँ। इस तरह रूही चावल के साथ साथ रोटी और संतुलित आहार को भी अपने खाने में शामिल कर लेती है।